नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस विशेष बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं शहला निगार। आइए खबरों को देखते हैं तेज रफ्तार के साथ। सरकार ने संसद के मॉनसून सत्र से पहले आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। सरकार की ओर से तमाम दलों को इस बैठक में शामिल होने का न्यौता दिया गया है। बैठक में सत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी दलों के साथ चर्चा होगी। सत्र के दौरान सरकार जिस विधेयक को आगे बढ़ाना चाहती है उसके बारे में सभी दलों को एक औपचारिक जानकारी दी जाएगी। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि बैठक के दौरान राज्यसभा और लोकसभा के सांसदों के साथ एक आम सहमति बनाई जा सके। संसद के मॉनसून सत्र से पहले आज एनडीए के फ्लोर लीडर्स की बैठक होगी। बैठक में महत्वपूर्ण मुद्दों और संसदीय कामकाज पर चर्चा होगी, जिसमें विपक्ष को घेरने की रणनीति पर भी मंथन होगा। देश में होने वाले आगामी लोकसभा चुनाव के लिए सभी दलों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी के मद्देनजर नई दिल्ली में कल एनडीए के घटक दलों की बैठक हुई, जिसमें 39 घटक दल शामिल हुए। बैठक में एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें सभी दलों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भरोसा जताया और नेतृत्व में एकजुट होकर आगामी लोकसभा चुनाव लड़ने का संकल्प लिया। प्रस्ताव में एनडीए के सहयोगियों ने चुनाव में विजयी होने और लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनाने का विश्वास जताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि जब गठबंधन सत्ता की मजबूरी से होता है तो वो गठबंधन देश को बहुत नुकसान पहुंचाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी गठबंधन को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कांग्रेस ने देश में अस्थिरता लाने के लिए गठबंधनों का इस्तेमाल किया। पीएम मोदी ने कहा कि हम जब विपक्ष में थे तब भी हमने सकारात्मक राजनीति की थी, हमने कभी नकारात्मक राजनीति नहीं की। पीएम मोदी ने एनडीए का मतलब भी बताया। पीएम ने कहा कि हमारे लिए गठबंधन की मजबूरी नहीं बल्कि मजबूती का माध्यम है गठबंधन। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बैठक में एनडीए का प्रस्ताव रखा। एआईएडीएमके के पलानीसामी और असम गण परिषद के अतुल बोरा ने प्रस्ताव का समर्थन किया। एनडीए की बैठक में शामिल हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि बहुत ही अच्छी बैठक रही, सभी दलों में आत्मविश्वास था। उन्होंने कहा कि सभी ने मोदी जी को विश्वास दिलाया है कि जनता ने भी मन बना लिया है कि अब की बार मोदी सरकार इस बार 330 से अधिक सीटों पर विजयी होगी। एनडीए की बैठक में शामिल होने के बाद हिंदुस्तानी अवाम मोर्चे के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर भरोसा जताया। लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही 2024 में फिर से देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन उस परिणाम को हम और कितना बढ़ा सके इसके लिए एनडीए के तमाम घटक दलों ने बैठक की है। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के संस्थापक एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकेंगे। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी है, देखते रहिए डीडी न्यूज। दिन भर की सुर्खियों से अलग खबरों की दुनिया और भी है। खबरें जो आपको दे नया नजरिया, खबरें जिसमें दिखे समाज की परछाई, ऐसी खबरें जो कहती हैं न्यू इंडिया की कहानी, खबरें जो है अनछुई, कुछ खट्टी कुछ मीठी, हम लाते हैं आपके लिए ढूंढकर खबर हटकर, सोमवार से शुक्रवार सिर्फ डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए रुक करते हैं कुछ अन्य खबरों का। बीजेपी से हाथ मिलाने वाले सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि वो मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए काम करेंगे।
बेंगलुरु में विपक्षी एकता में आई 26 पार्टियों ने पहला पड़ाव इस गठबंधन को नाम इंडिया देकर महाराष्ट्र में अगली बैठक का ऐलान किया। महाराष्ट्र में तय होगा इंडिया के संयोजकों का नाम, जिसके लिए 11 सदस्यों की एक समिति गठित की जाएगी। बेंगलुरु में विपक्ष की बैठक पर एआईएमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान ने कहा है कि उनकी पार्टी को बैठक में नहीं बुलाया गया। अरविंद केजरीवाल को देखा, जो गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस को अपशब्द कह रहे थे, वो हमारी पार्टी को नजरअंदाज कर रहे हैं। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत ऊर्जा रूपांतरण कार्य समूह की 2 दिवसीय चौथी बैठक आज से गोवा में शुरू होगी। बैठक का मकसद ऊर्जा परिवर्तन से जुड़ी चुनौतियों और न्याय संगत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक सामूहिक रोड मैप तैयार करना है। 2 दिनों तक चलने वाली इस बैठक के बाद गोवा में ही 22 जुलाई को G20 ऊर्जा मंत्री स्तरीय बैठक होगी, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह करेंगे। G20 ऊर्जा परिवर्तन मंत्री स्तरीय और कार्य समूह की बैठकों के अलावा 3 दिवसीय 14वीं स्वच्छ ऊर्जा मंत्री स्तरीय बैठक और 8वीं मिशन इनोवेशन बैठक भी आज से गोवा में ही शुरू होगी। मंत्री स्तरीय बैठक 21 जुलाई को केंद्रीय विद्युत एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह की अध्यक्षता में होगी। इंदौर में चौथी G20 रोजगार कार्य समूह और श्रम मंत्रियों की बैठक आज से शुरू होगी। बैठक में G20 आमंत्रित देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को मिलाकर 86 प्रतिनिधि भाग लेंगे। G20 की रोजगार कार्य समूह की चौथी बैठक में उन्हीं 3 मुद्दों पर चर्चा होगी, जिस पर गुवाहाटी, जोधपुर और जेनेवा की बैठकों में गंभीर मंथन हो चुका है। 3 विषयों में पहला विषय है वैश्विक कौशल अंतराल को संबोधित करना, दूसरा विषय गेग और प्लेटफॉर्म अर्थव्यवस्था तथा सामाजिक सुरक्षा और तीसरा विषय है सामाजिक सुरक्षा का सतत वित्त पोषण। असम में परिसीमन प्रक्रिया पर चर्चा करने के लिए चुनाव आयोग की एक टीम आज गुवाहाटी पहुंचेगी। ये टीम असम राज्य के 3 दिवसीय दौरे पर रहेगी। टीम में मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार, 2 चुनाव आयुक्त और 11 अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। निर्वाचन आयोग की टीम असम के संसदीय और विधानसभा क्षेत्रों के परिसीमन प्रस्तावों के मसौदे पर हितधारकों के साथ सार्वजनिक सुनवाई करेगी। निर्वाचन आयोग का दल मसौदा प्रस्ताव से संबंधित सुझावों और शिकायतों पर बातचीत के लिए राजनीतिक दलों और नागरिक समाज समूहों के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेगा। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने राजघाट में जलभराव वाले क्षेत्रों का निरीक्षण किया। दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने बताया कि राजघाट और शांतिवन में लगभग 8 फीट पानी था, जो अब घटकर 2 फीट रह गया है। दिल्ली के राजघाट में जलभराव देखा गया। आज सुबह यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया। यमुना का जलस्तर आज सुबह 205.48 मीटर दर्ज किया गया। राजधानी दिल्ली में यमुना की बाढ़ से प्रभावित हजारों लोग राहत शिविर में रहने को मजबूर हैं। 1 हफ्ते से ज्यादा समय बीतने के बाद भी बाढ़ प्रभावित लोग अपने घरों पर नहीं जा पाए हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली में आज बारिश की संभावना जताई है, जिसमें कंझावाला, मुंडका, पश्चिम विहार के आसपास के इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। वहीं आईटीओ बैराज का गेट खोलने के लिए एनडीआरएफ और सेना के जवान पूरी मुस्तैदी के साथ जुटे हुए हैं। यमुना नदी के घटते जलस्तर घटने से सरकार ने शहर में भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध हटाने का आदेश दिया। राजधानी के कुछ एक क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति में सुधार होने के बाद सड़कों को यातायात के लिए खोल दिया गया। वहीं आगरा में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। यमुना के जलस्तर पर प्रशासन लगातार निगरानी बनाए हुए है। तटीय इलाकों पर नजर रखी जा रही है। सभी बाढ़ चौकियां, राहत कैंप अलर्ट मोड पर है। मौसम विभाग ने देश के कई राज्यों में भारी से बहुत भारी वर्षा की आशंका जताई है, जिसमें उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा और झारखंड में भारी वर्षा की संभावना व्यक्त की गई है। मौसम विभाग ने कहा है कि उत्तरी ओडिशा और उससे लगे पश्चिम बंगाल और झारखंड में गंगा की तलहटी वाले क्षेत्रों में कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, जिसके कारण देश के मध्यवर्ती और पूर्वी क्षेत्रों में भारी वर्षा हो सकती है। उत्तराखंड में भारी बारिश के बाद नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। श्रीनगर बांध से पानी छोड़े जाने के कारण हरिद्वार में गंगा नदी चेतावनी स्तर पर पहुंच गई है।
मौसम विभाग ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश में एक हफ्ता मॉनसून सक्रिय रहेगा। सिरमौर, कांगड़ा, कुल्लू, शिमला, सोलन, मंडी, बिलासपुर, चंबा और हमीरपुर में भारी बारिश की संभावना। हिमाचल प्रदेश के मौसम विभाग ने सिरमौर, कांगड़ा, कुल्लू समेत 9 जिलों में भूस्खलन, फ्लैश फ्लड, बादल फटने का भी अलर्ट जारी किया है। उधर असम में अभी भी बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। 17 जिलों में 1 लाख से अधिक लोग बाढ़ की चपेट में हैं। अब तक बाढ़ से मरने वाले लोगों की संख्या 8 हो गई है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने मंगलवार को नई दिल्ली में प्रमुख ओटीटी प्लेटफॉर्मों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की। बैठक सामग्री विनियमन, यूजर के अनुभवों, दिव्यांगों तक इसकी पहुंच को आसान बनाना और ओटीटी प्लेटफॉर्म से जुड़े नवाचार और समग्र विकास को लेकर चर्चा हुई। अनुराग ठाकुर ने कहा कि ओटीटी मंचों को देश की सांस्कृतिक विविधता के प्रति भी संवेदनशील होना चाहिए। उन्होंने कहा कि ओटीटी प्लेटफॉर्मों ने नई प्रतिभाओं को बढ़ावा दिया है और क्षेत्रीय सामग्री को वैश्विक स्तर पर प्रदर्शित किया है। G20 के साइडलाइन इवेंट के तहत वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन पहली बार दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। शिखर सम्मेलन का आयोजन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तत्वाधान में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की ओर से 20 और 21 जुलाई को मानेकशॉ ऑडिटोरियम में किया जा रहा है। सम्मेलन के लोगो का अनावरण केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने किया। 2 दिन के इस सम्मेलन में दुनिया भर के 40 से ज्यादा रेगुलेटर और 2000 से ज्यादा प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। भारतीय निर्वाचन आयोग ने तेलंगाना के सभी 119 विधानसभा क्षेत्रों और 33 जिलों के लिए चुनाव पंजीकरण अधिकारी और जिला चुनाव अधिकारी नामित किए हैं। ये अधिकारी मतदाता सूची के प्रबंधन, मतदाता पंजीकरण सुनिश्चित करने और चुनावी डेटा बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। शिमला के मध्य बाजार क्षेत्र में एक रेस्तरां में एलपीजी सिलेंडर में विस्फोट की वजह से आसपास की दुकानों को नुकसान पहुंचा। मौके पर पुलिस, दमकल कर्मी मौजूद हैं। पुलिस के मुताबिक दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हुई है और 10 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। धमाका ग्राउंड फ्लोर के एक कैफे में हुआ है। विदिशा में बोरवेल में गिरी 2.5 वर्षीय बच्ची की मृत्यु हो गई है। पुलिस ने कहा है कि मामले की जांच की जाएगी और जांच के आधार पर कार्रवाई होगी। सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ के कैडेट्स के एक समूह ने मंगलवार को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भेंट की और अपने अनुभव साझा किए। ये कैडेट्स सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ की अंडर 14 फुटबॉल टीम के सदस्य थे। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जनपद में मंगलवार को एक बड़ा हादसा हो गया। रामपुर मनिहारन में चुनहेटी गांव के पास अंबाला देहरादून हाईवे पर एक कार में आग लग गई। आग लगने से कार में सवार 4 लोगों की मौत हो गई। सहारनपुर के एसपी अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि ये दुर्घटना ओवरटेकिंग के दौरान हुई थी, जब गाड़ी आगे वाले ट्रक से टकराई और पीछे से आ रहे वाहन ने गाड़ी को टक्कर मारी, जिसके चलते ये आग लगी। गाड़ी में 3-4 लोग सवार थे। केरल के पूर्व सीएम और वरिष्ठ कांग्रेस नेता ओमन चांडी को श्रद्धांजलि देने के लिए समर्थक तिरुवनंतपुरम में पार्टी कार्यालय में एकत्रित हुए। दिल्ली की एक स्थानीय अदालत 1984 के सिख विरोधी दंगों में जगदीश टाइटलर के खिलाफ आरोप पत्रों के संज्ञान मामले की सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट 2002 के गुजरात दंगों के एक मामले में उच्च सरकारी अधिकारियों को फंसाने के लिए कथित तौर पर सबूत करने और गवाहों को प्रशिक्षित करने के मामले में तीस्ता सितलवाड़ की जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा। यहाँ एक छोटा सा ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी है। देखते रहिए डीटी न्यूज। सिर्फ हादसे नहीं होते, खबरें अच्छी भी होती हैं जो देती है हौसला, बढ़ाती है आत्मविश्वास। मुश्किल वक्त में भी जब लोगों ने दिखाया कुछ कर गुजरने का जज्बा, हम लेकर आते हैं अपने इस खास कार्यक्रम में आम लोगों के जज्बे की कहानियाँ। देखिए मेरे साथ गुड न्यूज
जज्बा इंडिया का। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए रुक करते हैं कुछ अन्य खबरों का। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत 1.19 करोड़ घरों को मंजूरी दी है, जिसमें से 75 लाख घर लाभार्थियों को दिए जा चुके हैं। हरदीप सिंह पुरी ने शहरी परिवहन के बारे में बात करते हुए कहा कि भारत में 860 किलोमीटर परिचालन वाली मेट्रो लाइनें हैं और लगभग 917 किलोमीटर निर्माणाधीन हैं। देश में मौजूद कुल कोयला भंडार 16 जुलाई को 34% बढ़कर 10.3 करोड़ टन हो गया है। वहीं ताप विद्युत संयंत्रों के पास 3.34 करोड़ टन कोयले का भंडार था। ये एक साल पहले की समान अवधि के मुकाबले 28% अधिक है। कोयला मंत्रालय ने कहा कि सभी केंद्रीय कोयला उत्पादक कंपनियों और राज्य कंपनियों के साथ समन्वय से काम कर रहा है। बिजली क्षेत्र के लिए कोयले की कोई भी दिक्कत नहीं है। कोयला मंत्रालय के मुताबिक चालू वित्त वर्ष में 16 जुलाई तक कोयला उत्पादन बढ़कर 25.85 करोड़ टन हो गया, जबकि एक साल पहले की समान अवधि में ये 23.66 करोड़ टन था। विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा ने सोमवार को कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत और इसकी अर्थव्यवस्था को लेकर वो पहले की तुलना में ज्यादा अधिक आशावादी हैं। सेबी ने वीडियोकॉन समूह के संस्थापक वेणुगोपाल धूत के बैंक और डीमैट खातों के साथ म्यूचुअल फंड में जमा राशि कुर्क करने का आदेश दिया है। यह आदेश कुल 5.16 लाख रुपए बकाया की वसूली के लिए दिया गया है। सेबी ने धूत के ऊपर मार्च में ये जुर्माना लगाया था। सेबी गैर कानूनी तरीके से निवेशकों से जुटाई गई राशि की वसूली के लिए 21 अगस्त को सनहेवन एग्रो इंडिया और रवि किरण रियलिटी इंडिया समेत 7 कंपनियों की 15 संपत्तियों की नीलामी करेगा। इस हफ्ते की शुरुआत में ही सेंसेक्स अपने ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड पर कारोबार करता दिखा। बीएसई पर लिस्टेड कंपनियों का बाजार पूंजीकरण 303.59 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया। अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी ने अपने समूह की कंपनियों की एजीएम में बोलते हुए कहा कि अगले दशक के भीतर भारत अपनी जीडीपी में हर 18 महीने में $1 ट्रिलियन जोड़ना शुरू करेगा। उत्तर कोरिया ने आज तड़के पूर्व की ओर 2 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। जापान के रक्षा मंत्री यासुकाजु हमादा ने बताया कि ऐसा प्रतीत होता है कि ये दोनों मिसाइलें जापानी क्षेत्र के बाहर गिरी। यासुकाजु हमादा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि पहली मिसाइल 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंची और 550 किलोमीटर की दूरी तय की, जबकि दूसरी 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंची और 600 किलोमीटर तक इसने उड़ान भरी। जापान ने राजनयिक चैनलों के माध्यम से मिसाइल प्रक्षेपण के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया है। आज का प्रक्षेपण अमेरिका द्वारा दक्षिण कोरिया में 40 वर्षों बाद पहली बार परमाणु पनडुब्बी तैनाती के एक दिन के बाद हुआ है। 1980 के बाद अमेरिका ने पहली बार कोरियाई प्रायद्वीप में अपनी पनडुब्बी भेजी है। पाकिस्तान के पेशावर में कल सुरक्षा बल के काफिले को निशाना बनाकर आत्मघाती हमला हुआ। इसमें 2 लोगों की मौत हो गई और 8 लोग घायल हो गए। घायलों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसमें कुछ की हालत गंभीर है। हमले की जिम्मेदारी एक नवगठित आतंकी संगठन तहरीक-ए-जिहाद पाकिस्तान ने ली है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की न्यायिक सुधार योजना के खिलाफ देशव्यापी विरोध प्रदर्शन जारी है। कल प्रदर्शनकारी तेल अवीव के स्टॉक एक्सचेंज और सैन्य मुख्यालय के बाहर एकत्रित हुए और राजमार्ग अवरुद्ध कर दिया। वहीं इजराइल मेडिकल एसोसिएशन ने भी आज कानून के विरोध में 2 घंटे की हड़ताल करने की घोषणा की। पुलिस ने कहा कि मध्य इजराइल में विरोध प्रदर्शन के दौरान सार्वजनिक गड़बड़ी के संदेह में कम से कम 19 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। रूस के काला सागर अनाज समझौते से पीछे हटने के बाद संयुक्त राष्ट्र यूक्रेन के अनाज के निर्यात में मदद करने पर विचार कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा है कि यूक्रेन के अनाज के निर्यात को लेकर कई तरह के विचार सामने आ रहे हैं।
साथ ही साथ स्टीफन दुजारिक ने कहा कि यूक्रेनी अनाज, रूसी उर्वरक को वैश्विक बाजार में उपलब्ध करवाने के लिए सभी संभावित रास्ते तलाशना जारी रखने को सुनिश्चित करेगा। यूक्रेन और रूस दुनिया के शीर्ष अनाज निर्यातकों में से हैं। यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा ने कहा है कि काला सागर अनाज समझौते के विकल्प के रूप में हर संभावित विकल्प पर चर्चा हो रही है। कुलेबा ने कहा है कि काला सागर अनाज समझौते को फिर से शुरू करने पर ध्यान दिया जा रहा है। दिमित्री कुलेबा ने कहा कि इसके लिए या मौजूदा ढांचे को जारी रखा जाएगा या फिर इस दिशा में एक नए मॉडल पर काम करना होगा। सोमवार को रूस के काला सागर अनाज समझौते से हटने के बाद यूक्रेन अन्य विकल्पों पर विचार कर रहा है। यमन में संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के लाभार्थियों ने कहा कि वो काला सागर अनाज समझौते के खत्म होने से उन्हें अनाज मिलना बंद हो सकता है। यमन के लाभार्थियों को पहले से ही कम खाने की वस्तुएं मिल रही हैं। एक अमेरिकी सैनिक दक्षिण कोरिया से भारी हथियारों से लैस सीमा पार कर उत्तर कोरिया में घुस गया था। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि ये सैनिक जानबूझकर और बिना किसी अनुमति के उत्तर कोरिया की सीमा में प्रवेश किया। ये सैनिक उत्तर कोरिया के परमाणु कार्यक्रम पर बढ़ते तनाव के बीच लगभग 5 वर्षों से हिरासत में लिया गया पहला अमेरिकी बन गया। अधिकारियों ने कहा कि इस बारे में तत्काल कोई जानकारी नहीं मिल पाई है कि सैनिक ने भारी सुरक्षा वाली सीमा कैसे और क्यों पार की, सैनिक ड्यूटी पर था या नहीं था। तुर्की में जंगल की आग पर काबू पाने के लिए सैकड़ों अग्निशामक लगाए गए हैं। जंगल की आग अब तुर्की के कुछ अन्य क्षेत्रों में भी प्रवेश कर गई है। जंगल की आग पर काबू पाने के लिए हवाई मार्ग से अग्निशामकों की मदद के लिए सैन्य विमानों और आपातकालीन हेलीकॉप्टर को भी प्रभावित क्षेत्रों में तैनात किया गया है। अमेरिका के फीनिक्स राज्य के एरिज़ोना शहर में गर्मी ने पिछले 50 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। एरिज़ोना में कल शहर का तापमान लगातार 19वें दिन 43 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहा। भारत और बांग्लादेश की महिला टीमें आज 3 मैचों की वनडे सीरीज के दूसरे मुकाबले में आमने सामने हैं। दूसरे मुकाबले में बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच एशेज सीरीज का चौथा मुकाबला आज से मैनचेस्टर में खेला जाएगा। सीरीज में ऑस्ट्रेलियाई टीम 2-1 की बढ़त बनाए हुए है। एशेज के शुरुआती 2 मैचों में ऑस्ट्रेलिया को जीत हासिल हुई थी, जबकि तीसरे टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने वापसी करते हुए 3 विकेट से मैच अपने नाम किया। एशेज सीरीज के चौथे टेस्ट से पहले ऑस्ट्रेलियाई टीम की प्लेइंग 11 में बदलाव हुआ है। चौथे टेस्ट में ऑस्ट्रेलियाई टीम में जोश हेजलवुड की वापसी होगी। उन्हें स्टॉक बोलैंड की जगह टीम में मौका मिलेगा। चौथे टेस्ट के लिए ओली रॉबिन्सन की जगह जेम्स एंडरसन की इंग्लैंड के प्लेइंग 11 में वापसी हुई है। एंडरसन टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज हैं। कोरिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का आज दूसरा दिन है। टूर्नामेंट के शुरुआती मैच में आज भारतीय स्टार शटलर किदाम्बी श्रीकांत अपने अभियान की शुरुआत जापान के केंटो मोमोतो के खिलाफ करेंगे। वहीं कोरिया ओपन के ही एक अन्य पुरुष एकल मैच में भारतीय शटलर एच.एस. प्रणॉय बेल्जियम के जुलियन कैरागी से भिड़ेंगे। महिला एकल वर्ग के पहले दौर में पीवी सिंधु का सामना चीनी ताइपे की पाई यू पो से होगा। महिला एकल में मालविका बंसोड़ और आकर्षि कश्यप पहले दौर की बाधा पार करने के इरादे से कोर्ट पर उतरेंगी। विश्व तीरंदाजी पैरा चैंपियनशिप में भारतीय महिला तीरंदाज सरिता ने कंपाउंड ओपन इवेंट में पहला स्थान प्राप्त किया। साथ ही साथ सरिता ने 697 अंकों के साथ शीर्ष पर रहते हुए एक नया विश्व रिकॉर्ड भी बना लिया। वहीं टीम डबल्स इवेंट में सरिता और शीतल देवी की जोड़ी ने प्रथम स्थान पर रहते हुए एक नया क्वालिफिकेशन विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किया, जबकि प्रतियोगिता के कंपाउंड ओपन मिक्स्ड टीम इवेंट में सरिता और राकेश ने नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप 2023 में भारतीय पैरा एथलीटों ने टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करते हुए 3 स्वर्ण पदक, 4 रजत पदक और 3 कांस्य पदक के साथ कुल 10 पदक जीते। कोरिया के चांगवोन में ISSF विश्व जूनियर निशानेबाजी
चैंपियनशिप में तीसरे दिन 10 मीटर एयर राइफल के पुरुष टीम वर्ग में भारतीय निशानेबाजों ने स्वर्ण पदक जीतने में सफलता पाई। भारत के अभिनव शॉ, पार्थ राकेश और धनुष श्रीकांत ने देश के लिए स्वर्ण पदक जीता। इससे पहले अभिनव सावने और गौतमी भनोट की भारतीय जोड़ी ने 10 मीटर एयर राइफल मिश्रित टीम में स्वर्ण पदक जीता था। भारत के स्टार खिलाड़ी सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और बैडमिंटन में किसी पुरुष खिलाड़ी द्वारा सबसे तेज हिट का गिनीज विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किया। सात्विक साईराज ने करीब 10 साल पहले मलेशिया के टेन बून हियोंग द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड को तोड़कर नया रिकॉर्ड अपने नाम किया। अभिनेत्री आलिया भट्ट ने अपने पिता महेश भट्ट की प्रशंसा करते हुए कहा कि वो एक बहुत अच्छे अभिनेता, निर्देशक और सबसे अच्छे पिता हैं। आलिया ने ये बात आगामी फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के गाने वे कमलिया के लॉन्च पर कही। अपकमिंग रोमांटिक ड्रामा रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के गाने वे कमलिया के लॉन्च पर मुख्य जोड़ी रणवीर सिंह और आलिया भट्ट ने निर्देशक करण जौहर के साथ अपने रिश्ते के बारे में खुलकर बात की। डायरेक्टर अजय भूपति नई फिल्म मंगलावरम लेकर आ रहे हैं। उन्होंने फिल्म को 1990 के दशक की पृष्ठभूमि पर आधारित एक गांव आधारित एक्शन थ्रिलर बताया है। गदर 2 के निर्माताओं ने फिल्म का गाना खैरियत जारी कर दिया है। फिल्म में जीते की भूमिका निभा रहे अभिनेता उत्कर्ष शर्मा ने कहा है कि ये फिल्म का पहला मूल ट्रैक है। भोजपुरी फिल्म चाची नंबर 1 का फर्स्ट लुक पोस्टर रिलीज किया गया, जिसमें भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने चेहरे यश कुमार महिला के लुक में नजर आ रहे हैं। आयुष्मान खुराना स्टारर ड्रीम गर्ल 2 इस साल की बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक है। फिल्म के पहले पार्ट ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाते हुए 142 करोड़ से अधिक की कमाई की थी। बॉलीवुड अभिनेत्री आलिया भट्ट की आने वाली हॉलीवुड फिल्म हार्ट ऑफ स्टोन से उनका लुक रिलीज हो गया है। आलिया भट्ट फिल्म हार्ट ऑफ स्टोन से हॉलीवुड में डेब्यू कर रही हैं। बॉलीवुड अभिनेता वरुण धवन और अभिनेत्री जानवी कपूर की आने वाली फिल्म बवाल का गाना दिलों की डोरियां रिलीज हो गया। बॉलीवुड सिंगर हिमानी कपूर का म्यूजिक वीडियो दीवानी रिलीज हो गया है। बॉलीवुड निर्देशक फरीद मलिक ने इस गाने को निर्देशित किया है। बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार की आने वाली फिल्म ओ माय गॉड 2 का गाना ऊंची ऊंची वादी रिलीज हो गया। फिलहाल एक्सप्रेस न्यूज में इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।